आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और हो सकता है बहुत सारे नॉलेज बेस्ड एमसी जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं शॉर्ट क्वेश्चन से ही रेलेवेंट हो। एग्जैक्टली सर, नॉलेज बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हमारे बहुत से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन से बनते हैं। ये मुझे फ़ौरन बात समझ आई, मतलब हम तो वैसे इसको ना शजरे ममनुआ बनाया होता है क्लासरूम टीचिंग के अंदर कि शॉर्ट क्वेश्चन, नो नो नो। हालांकि अब आप मुझे बिल्कुल सही बता रहे हैं और मुझे समझ आ रही है कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर बच्चा उसको रीड कर लेगा तो उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग वाले एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और उसे ये बातें समझ आएंगी कि ये बातें कहाँ से पूछी जाती हैं और कहाँ एग्जिस्ट करती हैं टेक्स्ट बुक में। ज़बरदस्त। सर आप क्या समझते हैं, क्या ये जो प्रिपेयर या सेल्फ स्टडी लेवल 1 था ये कंप्लीट हो गया? मेरे हिसाब से तो पीछे कुछ नहीं बचा, न्यूमेरिकल सर अभी भी नहीं हुआ। लो जी, चले सर। सर और क्या यही रहता है? कम्प्लेक्सिटी है और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ आज इस पॉडकास्ट की वजह से। स्टूडेंट्स, अब अगला काम प्रैक्टिस है। अच्छा जी। ये तो सारी चीज़ें सर उसने रिकॉल की हैं, उसने देखी है कि लेक्चर से पढ़ी हुई चीज़ें, बुक से जो नॉलेज लिया है वो कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट बुक में, मतलब अभी उसने अपना जिसे कहते हैं ना कि एम्यूनिशन इकट्ठा किया है, अब फायर करने हैं। अब फायर करने हैं, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस बुक चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ की रन टाइम पे प्रैक्टिस करें। ओके। और स्टार्टिंग में मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि बच्चों आप का स्टेमिना ज़्यादा नहीं है, आप 5 एमसीक्यू से स्टार्ट करें। आप उस टॉपिक के 5 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक फिर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस को मल्टीप्लाई करें, 10 एमसीक्यूज़ पे जाएं, 15 एमसीक्यूज़ पे जाएं। तो अगर डेली लेक्चर लेने के बाद, बुक को पढ़ने के बाद, जो पैटर्न अभी हमने डिस्कस किया है सही, उसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आपने स्टडी प्लान के 2 फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा। लेक्चर और सेल्फ स्टडी 1 सर ओके, जो कि प्रैक्टिस पे ख़त्म होते हैं। ठीक है जी। ये आपका मतलब लेक्चर से शुरू हुआ, टेक्स्ट बुक पे गया, टेक्स्ट बुक की फिर एक्सरसाइज पे गया, एक्सरसाइज के अंदर मौजूद न्यूमेरिकल के थे, न्यूमेरिकल के बाद उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज थे, ये सेल्फ स्टडी 1 फेज कंप्लीट हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है सर। और यहाँ पे मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, अभी बहुत से क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछना शुरू कर देंगे, सर ये प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? हाँ। तो प्रैक्टिस के लिए स्टार्स की बुक्स बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज बहुत ज़बरदस्त डिवीजन की हुई है, जिसमें आपको ओवरऑल पता चल जाता है कि एक टॉपिक से कितनी तरह के एमसीक्यूज़ आपको मिल सकते हैं। तो इन बुक्स को आप यूज़ करें और आप प्रैक्टिस बड़ी अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। सर अब तीसरे फेज़ की बात करते हैं जी, थर्ड लेवल पे आ गए हैं। थर्ड लेवल है सर क्लास टेस्ट। जी, जो हम क्लास में लेते हैं बच्चों से। ठीक हो गया सर। टेस्ट के लिए बच्चा प्रिपेयर करेगा। ओके। अब बच्चा कहाँ से प्रिपेयर करेगा, उसकी प्रेपरेशन के लिए क्या चीज़ें होंगी वो मैं सारी बताने जा रहा हूँ। ओके। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का टेस्ट है कल फोर्स एंड मोशन का। ओके। तो उसने उसको स्टडी करना है, उसकी प्रेपरेशन करनी है ताकि वो कल टेस्ट दे सके। तो सबसे पहले वो टीचर का लेक्चर देखेगा। डन। उसने टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स को सेकंड फेज में स्टडी कर लिया। ओके। उसने टीचर ने जो क्लास में प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाए उसने वो भी सॉल्व कर लिए। उसने अपने तौर पे जो प्रैक्टिस की हुई है वो भी कर ली। ठीक है। इसके बाद वो सारे नोट्स को रिवाइज करेगा, जो उसने लेक्चर में नोट्स बनाए थे, वो सारे नोट्स उसने रिवाइज कर लिए। ओके। अब ये एक चंक निकल गया। ओके। इसी की भी हाफ पे अब वो टेस्ट देगा। डन। टेस्ट की प्रेपरेशन की, ओके, दोबारा से रिकॉल करने के बाद टेस्ट दिया। सर टेस्ट में रन टाइम पे पता चलेगा कि जो उन्होंने स्टडी की है वो कितनी इफेक्टिव थी। गुड। यहाँ पे दो चीज़ों में फ़र्क है, एक है सिर्फ स्टडी करना और एक है इफेक्टिव स्टडी करना। जो मेथड अभी मैंने बताया वो इफेक्टिव स्टडी का है। क्योंकि जो टेस्ट है ना सर, उसमें सारे मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होते। ठीक। उसमें नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे, यानी इजी भी होंगे, मीडियम भी होंगे, हार्ड भी होंगे। तो बच्चों को पता चल रहा होगा टेस्ट करते हुए कि बुक के किस किस हिस्से से कहाँ से एमसीक्यू को एड्रेस किया गया। अच्छा सर, हमने ना इसमें अपने स्टार्स एकेडमी के अंदर हमने उसमें ऑनलाइन क्लासेस में भी, फिजिकल में भी, हमने एक और इसमें एक दरमियानी एक और असेसमेंट का लेयर भी रखा हुआ है, अगर आपको याद है। क्विज हम लेते हैं, गूगल शीट्स। वो क्या था, वो इन बिटवीन स्टेज है। वो सेल्फ स्टडी 1 से प्रैक्टिस करने के बाद और प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद वो अपनी एक रियल टाइम की, वैसे ही घर को रात को बैठ, सुबह उसका टेस्ट है, रात को वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर सकता है कि हाँ जी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उसकी स्टडी की। तो हम वो भी हमने आपने बहुत अच्छा किया, ये याद करवा दिया।
बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास में जब अगले दिन या 2 दिन बाद टेस्ट होता है तो उससे पहले हम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये एक्सरसाइजेज और ये Yes. प्रैक्टिस शेयर करते हैं हाँ और उसमें 30 या 40 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टॉपिक एमसीक्यूज होते हैं जो कि बच्चा बिफोर द टेस्ट पहले Attempt सॉल्व करता है। करके अपना एनालिसिस कर लेता है। कि मुझे और कहाँ कहाँ पे तैयारी करने की Exactly. ज़रूरत है। यस, ये हमने सर जब प्लान किया था ना, Yes. याद होगा आपको, तो उसका मकसद भी यही था कि यार टेस्ट बिफोर टेस्ट, यस एग्जैक्टली कि टेस्ट योरसेल्फ बिफोर टेस्ट, कि एक तरीके से अपने आप को पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद टेस्ट में बैठो। तो सर यकीन करें, इसके आपको अगर रिजल्ट्स डेफिनेटली मुझे तो क्लियर हैं, आपको भी पता है कि बच्चा टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करता था। ये एक छोटा सा हमने और एडिशन किया था उसके अंदर, तो उससे कितना अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट बना था कि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आने शुरू हो गए और बच्चे रियल जो क्लासरूम का टेस्ट था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। एग्जैक्टली। तो सर ये आपका टेस्ट आ गया, हम पहुंच गए हैं लेवल नंबर 3 पे। यस हाँ जी, ठीक है। लेवल नंबर 3 टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसे टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए अपनी खूबियों और खामियों का बखूबी अंदाज़ा हो जाता यस है बिल्कुल कि हो वो जाता कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे वो ओके हैं। अच्छा, इसके बाद सर डिस्कशन आती है ठीक और है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि डिस्कशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर रेगुलर लेक्चर। एग्जैक्टली सर, डिस्कशन agree. में हम वो चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होते हैं जो मेरे ख्याल से एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हम क्लास में रेगुलर लेक्चर में नहीं कर पाते। इसको सर मैं अगर थोड़ा सा डिफाइन करूँ ना, जो मुझे समझ आती है, जो क्लास में मैंने बताया है ना सर, वो स्टेटमेंट है और उसका आंसर है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है ना सर, एग्जैक्टली वो सब कुछ एक्स्ट्रा है सर। यस, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, वो तीनों मतलब अल्फा आंसर है ना, तो फिर बीटा चार्ली डेल्टा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो टॉपिंग्स हैं, उनको आपने फिर अपने फ्लेवर लेने हैं, उससे आपने मज़ा लेना है, उससे ही आपके लड़नेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, डिस्कशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर रेगुलर लेक्चर। एग्जैक्टली सर। अब सर डिस्कशन में जब हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे फिजिक्स के एमसीक्यूज को, तो मेरे पास 2 टेक्निक्स हैं। ओके। पहली टेक्निक ये होती है जो कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स इसी टेक्निक पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और वो टेक्निक ये होती है कि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस में से दी बेस्ट सेलेक्ट करना जी, और सारे स्टूडेंट्स यही काम करते हैं। ठीक है, सम टाइम्स सर हम इसके रिवर्स प्रोसेस पे भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हम ये देखते हैं कि 4 ऑप्शंस में से ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर Yes, होगा तो कहूँगा yes. ना जी। तो ये 2 बेसिकली हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सर मैं समझता हूँ कि डिस्कशन में ना ये चीज़ भी हमें समझ आती है और बच्चा बहुत इंजॉय करता है कि अगर आंसर अल्फ़ा है तो बीटा चार्ली और डेल्टा क्यों नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बच्चे की बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर, इस बात और पर। अगर स्टेटमेंट में एक वर्ड चेंज कर दें तो हो सकता है बीटा आंसर हो जाए। यस, वेरी गुड। तो ये जो डिस्कशन है ना, ये मामूली नहीं है। अगर एक बच्चे ने 50 एमसीक्यूज की डिस्कशन इस तरह से सुनी है तो मेरा ख्याल है सर वो 50 नहीं, वो 100 एमसीक्यू सीख के जा रहा है। मिनिमम वैसे तो अगर असूलन देखा जाए ना तो सर वो 200 एमसीक्यूज बनते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन एक एमसीक्यू है। ऐसे ही है। तो वो 200 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके जाता है। जी सर। सर डिस्कशन के बाद अभी तो वो स्टडी प्लान कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं सर, अभी ये चल रहा है सर फेज, रहा अभी इसने आगे जाके लॉक होना है। ठीक है। ये सर इसलिए इतना लेंथी प्लान है क्योंकि ये इटसेल्फ सर ये कामयाबी की कुंजी है। डेफिनेटली ये स्टेप्स हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टेप्स हैं। तो हर स्टेप को क्लियर करता जाएगा तो बच्चा डेफिनेटली अपने, जिसे कहते हैं ना कि स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं ना, तो टॉप पे जाना है तो हर स्टेयर को आपने क्लियर करना, तो वो फिर समिट पे तभी पहुंचेगा जब हर स्टेप को क्लियर करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं अक्सर क्लास में ये कहता हूँ कि अगर आप टीचर का लेक्चर नोट करते हैं, बच्चों को आदत होती है वो लेक्चर नोट्स बनाते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें जी, एक यूनिट या एक टॉपिक अगर फिजिक्स का कंप्लीट हो गया तो प्लीज़ आप उसके आगे 2-3 पेजेस को ब्लैंक छोड़ दें। गुड, वेरी गुड। अब वो 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ने की सर स्टोरी क्या है? सर वो स्टोरी ये है कि लेट्स से मैं कोई XYZ स्टूडेंट हूँ, मैंने फिज़िक्स के 50 एमसीक्यूज अटैम्प्ट किए और फर्ज किया जी मेरे 5 एमसीक्यूज गलत हो गए। तो बीइंग ए टीचर मैं उन्हें कन्विंस करता हूँ, बताता हूँ कि ये जो 5 गलत हुए हैं ना, ये उन ब्लैंक शीट में विद स्टेटमेंट, विद सॉल्यूशन, विद ऑप्शंस नोट करें और उसका आंसर लिखने के बाद उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिख लें। एग्जैक्टली उसका फार्मूला कौन सा लगा था, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हुई थी। और फिर हम स्टूडेंट्स को
और फिर सर हम स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि ये जो टॉपिक आपने पढ़ा था इसका एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, तो वो ओके, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को उधर नोट कर लेते हैं। ठीक हो सर अब गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ? जी जी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि स्टार्स में आप जानते हैं कि हम मल्टीपल लेवल्स के ऊपर टेस्ट लेते हैं। ऐसे ही है, ये तो अभी पहला टेस्ट था आपके किसी यूनिट का। ऐसे ही है जी। अब जब दोबारा उस यूनिट का टेस्ट आएगा हम्म, और बच्चे ने दोबारा उसी यूनिट को प्रिपेयर करना है, जी, तो सर वो अपनी मिस्टेक्स को भी देख के देख जाएगा। जाएगा, बिल्कुल उसको पता होगा कि पिछली दफ़ा मैं यहाँ पे गिरा था, अब मैं नहीं गिरूंगा। सर दिस इज सेल्फ स्टडी टू। सेल्फ, अच्छा जब दूसरा टेस्ट आएगा तो सेल्फ जी। स्टडी 2 पे चला सेल्फ जाएगा, स्टडी good हो 2 गया। जिसके लिए वो सारी चीज़ें करेगा हम्म, और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके हम्म, दोबारा टेस्ट के लिए अपने आप को दोबारा रेडी टेस्ट के करेगा। लिए अपने आप को प्रेजेंट करेगा, ज़बरदस्त। तो सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं ओवरऑल ज़रा दोबारा बोलूं, हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बच्चों सर, को भूल गया होगा। मैं भी रिकॉल कर रहा हूँ साथ साथ, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर, डन उसके बाद प्रिपेयर यानी कि सेल्फ स्टडी 1, जी फिर टेस्ट, जी, फिर डिस्कशन, ओके, सेल्फ स्टडी 2 2 जिसमें वो चीज़ों को रेक्टिफाई कर रहा है और दोबारा से प्रेपरेशन कर रहा है उसी यूनिट मतलब अपनी गलतियों से सीखा है। यस, ये चीज़। तो सर ये एक कंप्लीट स्टडी प्लान है। तो मेरा ख्याल है सर कि ये स्टडी प्लान नहीं है, ये सक्सेस स्टोरी है। एग्जैक्टली। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो डेफिनेटली जिसको आप जैसे टीचर मिले हैं जिन्होंने उनकी रहनुमाई की है, तो उसने इसी पैटर्न पे ही होगा और फिर जाके उसने सक्सेस हासिल की होगी। अच्छा सर, ये तो था हमारे पास स्टडी प्लान। अब मुझे बताएं सर कि मैं वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, फिजिक्स में सर टोटल कंटेंट है कितना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। सर फिजिक्स में ना सारा सिलेक्टिव सिलेबस है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे, ये जो अभी सेकंड ईयर में बच्चे बैठे हैं वो ये सोच रहे हो कि यार अभी इतने बुरे हालात हैं सपोज, तो आगे फिर इसको दोनों को 3 महीनों में पढ़ना है या 1.5 महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में पढ़ना है, जो भी टाइम फ्रेम हमें अथॉरिटीज़ की तरफ से मिलता है। तो क्या ऐसा है सर, फर्स्ट ईयर की भी पूरी पार्ट 1 की भी पूरी बुक को देखना होता है और पार्ट 2 की भी पूरा सिलेबस होता है? तो इसकी सिलेबस डिवीजन किस तरह से और क्या है सर? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने जी। पूछा। और ये जो फ्रेशर्स हमें सुन रहे हैं, Yes. जो अभी एफएससी सेकंड Yes. ईयर के स्टूडेंट्स हैं Yes. या माइट बी पॉसिबल फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स जी। हो, उनके लिए भी ये इफेक्टिव है। तो सर इसको ना ज़रा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो एमडी कैट फिजिक्स का पहला टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। हाँ, और फोर्स एंड मोशन में पंजाब की जो एफएससी की टेक्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है ओके, वो सारा कंप्लीट है, डन, जिसके अंदर हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को, ग्राफ्स को, इक्वेशंस ऑफ मोशन को, न्यूटन लॉज को, प्रोजेक्टाइल मोशन, जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो क्या मैं इसे गुड न्यूज़ समझूं कि जो बच्चे एमडी कैट में जा रहे हैं उसको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तैयार नहीं करना? एग्जैक्टली सर, दिस इज़ ए गुड न्यूज़। चलिए, ये पहले तो दो- लो जी, 2 चैप्टर की कंसेशन मिल गई। जी, ठीक 2 है सर, चैप्टर्स की लिटरली कंसेशन है और उसके बाद तीसरा चैप्टर ओवरऑल मुकम्मल है। ओके, फिर सेकंड टॉपिक आता है वर्क एंड एनर्जी का। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार सेकंड टॉपिक में पूरा चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, उसके माशाल्लाह। सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब जो चैप्टर था उसको भी काट दिया गया? उसको भी काट दे दिया सर। सिलेक्टिव है। टॉपिक्स हैं, जैसे वर्क है, हम्म, पार है, हम्म, एनर्जी है, उसकी टाइप्स हैं और इंटर कन्वर्जन है। गुड, बड़े बड़े टॉपिक्स जिनसे अक्सर बच्चे डरते हैं, इसके वेलोसिटी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह के टॉपिक्स नहीं हैं। अच्छा है ही नहीं? है ही नहीं, मतलब वो जो syllabus मुश्किल का part सेक्शन था नहीं है। उसको निकाला गया है Yes. फिलहाल, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, जो कि थर्ड हमारा टॉपिक बनता है एमडी कैट के सिलेबस का, अगर ये देखा जाए पंजाब की टेक्स्ट बुक से तो चैप्टर नंबर 5, जो कि बच्चे समझते हैं कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है सर्कुलर मोशन का, ठीक है, और मज़े की बात यह है कि उस चैप्टर में से सिर्फ 3, 4, 5 टॉपिक्स ही हैं। मतलब सारे टोटल टॉपिक्स कितने होंगे Yes. तकरीबन उस चैप्टर में? उसमें सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। टोटल 5 to 6 टॉपिक्स बनते हैं। और उनका 50% तकरीबन आपके सिलेबस में? 50% से भी कम कम सर। हो। आप यूं समझ लें कि ये चैप्टर का 30 to 35% बनता है। जस्ट, ठीक Just. है, इसी तरह से आगे हमारे पास ऑसिलेशंस आ जाता है और वेव्स आ जाता है, जिसे एमडी कैट में वेव्स के नाम से जाना बोला जाता है, बिल्कुल वेव्स के नाम से। तो एफएससी की टेक्स्ट बुक से 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। लेकिन चैप्टर नंबर 7 का सिर्फ स्टार्टिंग कुछ 2, 3, 2.5 पेजेस हैं,
जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर में जो भी एडिशनल चीज़ें हैं वो नहीं है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 से भी सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, ओके, सारे टॉपिक्स नहीं हैं। जिस तरह डॉपलर इफेक्ट है, स्टेशनरी वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स इन सैचुराइज्ड स्ट्रिंग, स्टूडेंट्स इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं सही। कि मैं क्या बात कर जी, रहा जी। हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया, नहीं किया इवन गया। चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम ये कह सकते हैं, कोई इस तरह की हम रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि 50 to 60% सिलेबस जो है वो फर्स्ट ईयर में है, जो आपकी टोटल बुक है उसका 50 to 60% आपके एमडी कैट में इंक्लूडेड है। Yes, क्या हाँ जी। ऐसे रफ सी एस्टिमेशन कर Yes, सकते yes, हैं? yes. बच्चे ज़रा इस चीज़ को बड़ा सराहते हैं कि हाँ जी चलो शुक्र है कि आधी किताब पढ़नी है, यस यस एग्जैक्टली कह सकते हैं कह सर आप, सकते हैं। कि आपका ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ना, अगर मैं उसमें से देखूं कि एमडी कैट के लिहाज से कितना पढ़ना है, तो सर ये कोई 45 to 50% के करीब है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, हाँ ठीक जी। है। सेकेंड ईयर के सर सेकेंड ईयर की तरफ चलें तो सेकेंड ईयर का में स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं वहाँ से कुछ ज़्यादा परसेंटेज है ओके, एमडी कैट में, ओके, और जो टेल टेल पे पे हैं, हैं चैप्टर्स उनमें से काफ़ी कम और बहुत सिलेक्टिव है उनमें से। ठीक बड़े है, बड़े चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत सिलेक्टिव है। जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 है, जो कि तकरीबन सारे का सारा इन्वॉल्व है एमडी ओके, कैट में। ओके, चैप्टर नंबर 13 भी एक बड़ा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसके भी सिलेक्टिव टॉपिक्स हमारे पास जस्ट हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसमें करंट है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इसमें पोटेंशियोमीटर नहीं है, इसमें इसी तरह से बात की जाए तो कुछ रियोस्टैट है, ये टॉपिक नहीं है, जस्ट सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। यानी अगर मैं ठीक है। चैप्टर नंबर 13 की बात करूं तो इस चैप्टर की वेटेज के लिहाज से मैं बात करूंगा कि सिर्फ 30% एमडी कैट में है, ओके, बाकी चैप्टर का 70% एमडी कैट में इंक्लूड ही नहीं है। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार आ रहा है। ये आपने जैसे फरमाया कि ये इसका सिलेबस है, दैट दिस पार्ट इज़ इंक्लूडेड, दिस पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। सर क्या ऐसी कोई एविडेंसेस हैं कि कोई पेपर ऐसा आया हो जो पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, उसमें से उसने क्वेश्चन कर दिया हो? सर ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं पिछले ये 1-2 कॉन्सेप्ट साल ऑफ से आउट ऑफ Yes, सिलेबस yes, को ज़रा एक्सप्लेन कर दे सर, Exactly. फिजिक्स के हवाले से, कि आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या ये बच्चा क्यों कह देता है? मैं तो ये कहता हूँ बेटा तेरे सिलेबस से आउट है क्योंकि तुझे आता ही नहीं था। हम्म, तो बच्चा तो हर उस एमसीक्यू को सिलेबस से आउट एमसीक्यू ही कहता है जो उसे नहीं आता, क्योंकि उसका सिलेबस तो वही है जो उसे आता है। तो क्या ऐसा सीन है, या वाकई ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स भी वाकई वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं? जी सर, ये पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो हमें सिलेबस दिया गया है, जो एक पर्टिकुलर Outline सिलेबस दी है, है, जी। जो आउटलाइन है, जो जी, जी। टॉपिक्स हमें दिए जी, गए हैं, जो जी। सेट सिलेबस है जी सर, अथॉरिटीज़ की तरफ जी, से, जी। वाकई सर उससे 2-3-4 क्वेश्चंस उससे बाहर आ जाते हैं, ओके, आते हैं जो सिलेबस में नहीं थे, या ऐसे टॉपिक्स जिनका सिलेबस में जिक्र नहीं था लेकिन उनसे एमसीक्यूज आए हुए हैं। लेकिन सर दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्स एकेडमी से पढ़ते हैं। लिटरली मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, गुड। उसकी एक वजह है सर। सर आपको याद होगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जब टेस्ट लेना स्टार्ट किया था जी, तो PMC। वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले गए थे, 2020 में भी और 2021 में मन भी। में भी। तो तब हमने टीचिंग स्टाइल को कुछ इस तरीके से चेंज किया था कि हम एक टॉपिक से रिलेटेड जब कोई बात करते थे ना, सर तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि सिलेबस से थोड़ा सा हट के थी उनको भी एड्रेस कर जाते थे। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं छोटी सी बात करूँगा कि अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वेरिएशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, लेकिन क्लास लेक्चर में ही कोई 10 से 15 या 20 मिनट के अंदर हम इसकी वेरिएशन को डिस्कस कर जाते हैं। अच्छा, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन सिलेबस में डिस्कशन नहीं है हो जाती लेकिन है। हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। और इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि अगर वो आउट ऑफ द वे भी चला जाए तो हाँ। हमारे बच्चों को वो भी पता हो। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, वो मुझे बाद में भूल ना जाए। जी जी। ये एक्स्ट्रा से मुझे याद आया, याद है जब आप वो फिजिक्स की बुक रेडी कर रहे थे एमडी कैट की, उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, वो क्या थे सर? वो भी आप कहते थे कि सर इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो बेशक इसमें इंक्लूडेड नहीं भी हैं तो इसमें आ जाएंगी, बच्चा इसको सॉल्व कर जाएगा।
सर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी सर। भी चैप्टर के हवाले से बच्चा उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करे जो बड़ा हार्ड लेवल का होता है। ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक से 2 या 3 लेवल्स आगे की बात है, हाँ। और जो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम सॉल्व करवा रहे हैं गुड। और इसका हम सोल्यूशन नहीं देते थे। नहीं देते। इसी वजह से कि बच्चा अपने आप को असेस करे और फिर टीचर से डिस्कस करें। और बिल्कुल। हमारी ये आदत थी कि जब क्लास में 5 6 7 बच्चे कहते थे कि सर ये नहीं हुआ, तो फिर हम पूरी क्लास को एड्रेस करके बताते थे, वाइट बोर्ड पे उसे क्लियर तो करवाते इससे थे। वो एंगल क्लियर हो जाता था जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि साइड हाँ इन्फॉर्मेशन या जी। आउट ऑफ द वे जाके कोई जी बात जी, पूछ ली मुझे जाती है, याद वो है। इन्हीं से कंट्रोल हो जाती गुड थी। गुड, बिल्कुल।